हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। आज पहले हमने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं उनका निचोड़ हम इस क्लास में देखेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कोल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो आप कहोगे सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ठीक है, हो सकता है आपको पेपर में अब की बार देखने को मिल जाए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो आप कहोगे ओ, ब्लड ग्रुप ओ है, वो सर्वदाता है, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जानते हैं, और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एग्जाम में पूछा जाए उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, या फिर ऐसा पूछा जाए उत्परिवर्तन का सिद्धांत है उसका नाम किसने दिया, तो आप कहोगे हुगो डी व्रिज नामक वैज्ञानिक ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वैज्ञानिक नाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वैज्ञानिक नाम आपको याद कर लेने हैं। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रोसिपिस सिनेरिया। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आप कहोगे राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरिया। प्रोसिपिस सिनेरिया। देखते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप कहोगे पाइसम सेटाइवम। ठीक है, आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, एक इंडिका एक गाड़ी है, ठीक है, जो मेज़ पर रखी है। ठीक है, यानी आप कहोगे मेज़ा इंडिका। मेज़ा इंडिका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ वैज्ञानिक नाम है जो आपको याद कर लेने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अफीम, अगर मैं आपको ये पूछूं अफीम का उपयोग किस में किया जाता है, जैसा कि हमें पता है अफीम हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, अफीम नशा में उपयोग किया जाता है, यानी एक मादक पदार्थ है। इसके अलावा इसका उपयोग और भी किया जाता है। अफीम के उपयोग से, यानी अफीम का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, और दवाई में बवासीर की दवा बनाने में अफीम का उपयोग किया जाता है, पहला। ठीक है, सिर दर्द, कमर दर्द की दवा बनाने में भी अफीम का उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, गर्भ रक्त स्राव को रोकने के लिए भी अफीम का उपयोग किया जाता है। और नशा तो हमें पता ही है, क्योंकि नशे में यानी मादक पदार्थ के रूप में भी अफीम का उपयोग किया जाता है, तथा इसके साथ साथ तो हानिकारक उपयोग है, इसका हानिकारक इफेक्ट है। और पॉजिटिव इफेक्ट ये है बवासीर की दवाई, सर दर्द की दवाई, पीठ दर्द की दवाई, कमर की दवाई तथा गर्भ रक्त स्राव को रोकने के लिए भी अफीम का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, जो पेपेवर सोमनीफेरम है उसके लेटेक्स से अफीम बनाई जाती है। ठीक है, यानी उसके लेटेक्स से पेपेवर सोमनीफेरम का जो लेटेक्स है उसे सुखाकर अफीम बनाया जाता है। और जैसे हम अफीम का सेवन करते हैं, नींद आना, तेज़ नींद आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और है, इसके उपयोग में अफीम का उपयोग तनाव तथा चिंता को दूर करने में भी किया जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हाँ, खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ लिया, प्रोसिपिस सिनेरिया। देखिए, इसका उपयोग पढ़ लिया। अपमार्जक का कार्य। अपमार्जक, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अपघटक का दूसरा नाम है अपमार्जक। अपमार्जक अर्थ होता है सफाया करने वाला। अब देखिए, दो अपमार्जक कीटों के नाम बताइए। पहला है तिलचट्टा और दूसरा है लकड़ी में लगता है, जिसे हम कहते हैं दीमक। यानी वो लकड़ी की क्या करती है, दीमक सफाया का काम करता है, इसलिए ये है कीट, अपमार्जक कीट। देखिए, फूलों का राजा किसे कहते हैं? जैसा कि हमें पता है फूलों का राजा हम कहते हैं गुलाब को।
हो सकता है आपको एग्जाम में गुलाब का वैज्ञानिक नाम देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछली बार चना का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, अब की बार हो सकता है गुलाब का वैज्ञानिक नाम देखने को मिल जाए। गुलाब का वैज्ञानिक नाम है, देखिए गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोज, रोज से हो जाएगा रोजा, और रूबी गिनोसा, और रूबी को बोल रहे हैं गिनोसा, रूबी गिनोसा, रोजा रूबी गिनोसा, ये है गुलाब का वैज्ञानिक नाम। फूलों का राजा है गुलाब। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फल की परिभाषा लिखिए। जैसा कि हमें पता है, देखिए जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर में 3 भाग होता है। ऊपरी प्याले नुमा भाग होता है स्त्री केसर का, जिसे हम कहते हैं वृत्तिकाग्र, और बीच वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं वृत्तिका, और अंतिम वाला भाग एक फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अंडाशय। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बदलता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में बदलता है, और अंडाशय की जो ऊपरी भित्ति है वो बदलती है फल भित्ति में, और जो अंदर होते हैं बीजांड वो बदलते हैं बीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और जिस भी फल का निर्माण अंडाशय से हुआ है वो कहलाएगा सत्य फल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, खरीफ की फसल के उदाहरण लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, आपको पूछ ले, खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में, यानी हम कह सकते हैं बारिश में। अब देखिए खरीफ है, फै आ रहा है ना, फै के बाद क्या आता है, बै। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, खरीफ फै, लास्ट में फै आ रहा है तो बारिश में बोई जाती है। ठीक है, बारिश में यह बोई जाती है, और बै कहाँ से शुरू होता है, बै से, बकरी वाला बै, यानी बारिश में बोई जाती है, फै के बाद बै आ रहा है। इस तरह से याद कर सकते हो। और बारिश कब होती है, जून जुलाई में होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे, ज्वार, चावल और बाजरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है आपको एग्जाम में रबी की फसल देखने को मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, रबी की फसल बोई जाती है खरीफ की फसल की कटाई के बाद, यानी ठंड में। ठीक है, और ठंड कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, और काटी जाएगी मार्च अप्रैल में। ठीक है, अब इसका मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, रवि मसाला जोर गरम। देखिए, मैं से मटर, से सरसों, अब आलू हो गया, साला यानी आलू, आला। ठीक है, मसाला, आला से हो गया आलू, मसाला जोर, जैसे जो से हो गया जोर, जो, रे से हो गया राई, गे से हो गया गेहूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको समझ में आई होगी। यानी मटर, सरसों, जो, राई, गेहूँ, आलू, ये किसके हैं, रबी की फसल के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, दालों का राजा हम किसे कहते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दालों का राजा हम कहते हैं, किस पादप को कहते हैं, चना पादप को हम दालों का राजा के नाम से भी जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम क्या है, सीसर एरिटिनम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। अब चीज़ों को समझिए, ऊष्मा का अर्थ होता है ऊष्मा यानी हीट, क्षेपी का अर्थ होता है उत्पन्न होना यानी बाहर निकलना। ठीक है, अब देखिए, वह अभिक्रिया, सीधी सी बात है, अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनेगा। जिस अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया खुद चीख चीख कर कह रही है, मेरा अर्थ ये है। ऊष्मा का अर्थ, ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है उत्सर्जन, और क्या निकल रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, ऊष्मा का अर्थ ऊष्मा, शोषी का अर्थ होता है अवशोषण करना यानी एब्जॉर्ब करना। एक तो निकल रही है और एक क्या कर रही है, खींच रही है। निकलना ऊष्माक्षेपी और खींचना यानी अवशोषण, ऊष्माशोषी। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, वो कहलाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता हम किसे कहते हैं। देखिए, जो तेल युक्त पदार्थ और वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक अगर रह जाए तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, यानी गंध आने लग जाती है उसके अंदर। विकृत का अर्थ होता है खराब होना, और गंध का अर्थ होता है गंध का आना।
ठीक है। लंबे समय तक तेल और वसायुक्त पदार्थ रखे रहने पर उसमें एक अजीब सी गंध आने लग जाती है। इस गंध को ही हम क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहेंगे। ठीक है, यानी उपचारित हो जाता है वो, और उसे उपचारित यानी खराब होने से बचाने के लिए हम प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। जैसे चिप्स की थैली, वो तेल का ही तो बना है चिप्स। चिप्स की थैली में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस किसका काम कर रही है? प्रतिऑक्सीकारक का काम कर रही है, अर्थात उसे उपचारित होने से बचा रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? और रेडॉक्स अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, चीज़ों को रटो मत, समझो। उप का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे? वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया की तरफ। अप यानी घटना। अप का अर्थ बुरा भी होता है, अप का अर्थ घटना भी होता है। और अपचयन यानी किसकी मात्रा घटेगी? ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। और किस में घटेगी? पदार्थ में घटेगी। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एक रिएक्शन होगा Cu+O2। Cu+O2, पहले O के आगे Cu के आगे ऑक्सीजन थोड़ी है, नहीं है। अब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? वृद्धि, तो हो जाएगा CuO। ठीक है, अब इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं, या फिर हम ले लें CuO+H2। CuO, अब ये ऑक्सीजन हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन में। ठीक है, और जैसे हाइड्रोजन में जुड़ेगा तो हमारे पास बन जाएगा जल, ऑक्सीजन क्या रह जाएगा? अकेला। ठीक है, ये है अपचयन अभिक्रिया, कुछ इस प्रकार से। जो यहाँ से दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, ये मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स है दोनों का एक मिश्रण रूप। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण। पर्यावरण का डेफिनेशन अब देखिए। पर्यावरण परिधन आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है आसपास। ठीक है, आसपास। आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ स्थान, यानी हमारे चारों ओर से घिरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। जिसमें हो गए हमारे आसपास हम क्या देखते हैं? जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव। ठीक है, उम्मीद करती हूँ पर्यावरण की डेफिनेशन समझ में आई होगी। यानी हमारे आसपास से घिरा हुआ स्थान जिसमें आगे सूक्ष्म जीव, वनस्पति, जीव जंतु, मानव, ये क्या है? ये पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, भौतिक घटक और एक होता है जैविक घटक। भौतिक घटक में होंगे हमारे जैसे जलवायु हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया जिसमें जान नहीं है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, जलवायु होगा, मिट्टी हो गई, ठीक है, ये हो गया, जल हो गया, ये हो गए भौतिक घटक। अब देखिए जैविक घटक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव धन है, यानी ऐसे घटक जिनमें क्या है? जीव है, यानी जान है। वो क्या हो गए? मनुष्य, हम हो गए, वनस्पति हो गया, ठीक है, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। सूक्ष्म जीव में क्या है? जान तो है, ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रकार। इसके प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं, पर्यावरण के प्रकार, भौतिक और जैविक प्रकार, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भौतिक में हो गया जलवायु हो गया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं? जैविक घटक। जैविक घटक में हो गया वनस्पति, मनुष्य, जैविक घटक में जैविक इसका प्रकार है, मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य के प्रकाश से होता है, यानी सूर्य का प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश हमें 100% एनर्जी देता है, और ये एनर्जी सबसे पहले जाती है पेड़ पौधों में, जिसे हम कहते हैं उत्पादक। उत्पादक कहते किसे हैं? उत्पादक हरे पेड़ पौधों को कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरी शैवाल को भी हम उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये वे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
उत्पादक की परिभाषा देख लीजिए, वे कारक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान इनमें पाया जाता है पत्ती में क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और हरित लवक पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें जैसे कि हमें रिएक्शन पता है, प्रकाश संश्लेषण में रिएक्शन क्या होती है, CO2 प्लस H2O, यानी हम पौधों में पानी डालते हैं, ठीक है, और पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर सनलाइट की उपस्थिति में पौधे C6H12O6 का निर्माण करते हैं, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, और O2 गैस रिलीज करते हैं। वो O2 गैस हम लेते हैं और प्लस 38 ATP अणु का उत्सर्जन करते हैं। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उपभोक्ता यानी वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है उत्पादक पर, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए, एनर्जी हमने लिया सूर्य के प्रकाश से, 100% एनर्जी लिया, किसने लिया, हरे पेड़ पौधों ने, ठीक है। अब 90% एनर्जी लेकर इन लोग ने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी, ठीक है, और 10% एनर्जी ये अगले पोषक स्तर में गया। अगला पोषक स्तर है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। फिर से ये चीज़ें दोहराई गई, 90% एनर्जी गई एनवायरनमेंट में, 10% एनर्जी यूज़ कर ली गई। नेक्स्ट स्टेप है द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। अब द्वितीय उपभोक्ता भी यही चीज़ दोहराएगा। अब ये 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी, ठीक है, 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में जाएगी और 10% एनर्जी उसके बच जाएगी, फिर जाएगी शीर्ष उपभोक्ता में, ठीक है। अब शीर्ष उपभोक्ता में जाएगी तो शीर्ष उपभोक्ता भी यही चीज़ दोहराएगा, 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में, 10% एनर्जी वो अगले पोषक स्तर में। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में प्रत्येक पोषक स्तर में कितने % एनर्जी जाती है, तो आप बोलोगे ओनली 10%, और 90% एनर्जी हीट के रूप में एनवायरनमेंट में जाती है, ठीक है। ये प्रश्न कुछ पिछले बार पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में, यानी एनर्जी की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कितने % एनर्जी जा रही है, तो आप बोलोगे 10% एनर्जी जा रही है प्रत्येक पोषक स्तर में। और लास्ट में बनता है, लास्ट में वो हो जाएगा अपघटक यानी सूक्ष्म जीव। अपघटक कहते किसे हैं, वे जीव जो सड़े गले खाद्य पदार्थों का अपघटन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, सड़े गले खाद्य पदार्थों को अपघटन कहलाते हैं। और अपघटक में लास्ट में 0.01% एनर्जी ही रहती है, ठीक है। अब देखिए, अपघटक सड़े गले खाद्य पदार्थ, इस चीज़ को समझिएगा। सड़े गले खाद्य पदार्थ का अर्थ है कोई जीव मर जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, ठीक है, यानी उसकी साइज मतलब वो क्या है, बड़ा है अभी, ठीक है, और वो क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, क्रिया करने लग जाएंगे सूक्ष्म जीव। सड़ा हुआ यानी मरा हुआ मृत जीव है, उसको तोड़ने लग जाएंगे और उसे किस में बदलेंगे, उसका अपघटन करेंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देंगे, ठीक है। यानी आप कह सकते हो सड़े गले खाद्य पदार्थों को अपघटन करने वाले जीव क्या कहलाएंगे, अपघटक कहलाएंगे, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डिकम्पोजर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपघटक में लास्ट में 0.01% एनर्जी ही बची रहती है, और प्रत्येक पोषक स्तर में 10% एनर्जी ही जाती है, और 90% एनर्जी हीट के रूप में एनवायरनमेंट में यानी पर्यावरण में चली जाती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला हम किसे कहते हैं। इसको हम खाद्य जाल के नाम से भी, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल, ठीक है, इसे हम खाद्य जाल के नाम से भी जानते हैं या खाद्य श्रृंखला भी कह सकते हैं। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला यानी खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना। घास को बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है, कुत्ता खाता है, कुत्ते को कौन खाता है, भेड़िया, भेड़िया खाते हैं कुत्ते को, नहीं भेड़िया नहीं, सॉरी वापस देखते हैं। घास को बकरी खाती है, बकरी को कुत्ता खाता है, कुत्ता को शेर खाता है, यानी ये क्या बन गई, एक श्रृंखला बन गई। ये तो है खाद्य श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ होता है चेन, ठीक है। ये तो क्या है, खाद्य श्रृंखला। और खाद्य जाल कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी हरे पेड़ पौधे हैं उसको खरगोश खा रहा है, खरगोश को मनुष्य खा रहा है, ठीक है, एक ये बन गया। हरे पेड़ पौधे को बकरी खा रही है, बकरी को भेड़िया खा रहा है, भेड़िया को शेर खा रहा है। अब हरे पेड़ पौधे को डायरेक्ट भी तो खा सकता है मनुष्य, ठीक है, यानी एक ही हरे पेड़ पौधों से बहुत सारी श्रृंखलाएं निकाल दें,
तीन श्रृंखला मैंने आपको बताया। चौथा देखिए, हरे पेड़ पौधे को चूहा खाता है। जैसे हम कहते हैं ना, फसल, चूहे ने फसल खराब कर दी, यानी फसल को चूहे खाते हैं। ठीक है, हरे पादप को चूहा खाएगा, चूहा को बिल्ली खाएगी, बिल्ली को कुत्ता खाएगा, और कुत्ते को कौन खाएगा? शेर। ये बन गई एक। और दूसरा देखिए, हरे पेड़ पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को सरप खाएगा, सरप को मोर खाएगा, मोर को कौन खाएगा? बाज। ये कुछ इस प्रकार से ये बन जाती है खाद्य जाल। जाल जैसे संरचना बन जाती है, यानी आपस में सभी क्या है? उलझे हुए हैं। ठीक है, आप नॉर्मल बनाओगे तो वो हो जाएगा आपका खाद्य श्रृंखला, और आप उलझा कर बनाओगे तो वो हो जाएगा खाद्य जाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है एमसीक्यू क्वेश्चन तो जाकर देखिए। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसमें मैं वो चीज़ें करवा रही जो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए एक बार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधीय सूचक का उदाहरण, यानी वे सूचक जिनमें क्या हो? गंध आती हो, जैसे प्याज, वेनिला और है हमारा लौंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच, यानी जिसे हम आसू जल के नाम से भी जानते हैं, इसका पीएच होता है 7। और 7 पीएच का मतलब होता है उदासीन। 7 से कम है वो है अम्लीय, 7 से ज़्यादा है वो है क्षार। ये 0 से शुरू होकर कहाँ तक होती है? 14 तक होती है, और इसका मिडिल पार्ट क्या है? 7। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और श्रेणी क्रम में आपको करवा ही दिया था। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का संयोजन का सूत्र ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लिखोगे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 आगे बढ़ता जाएगा। यानी कितना भी हम जोड़ सकते हैं, पर एग्जाम में आपके 3 प्रतिरोध पूछे थे, तो आप लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अगर आपको पूछा जाए, ये श्रेणी क्रम का था, RS इज इक्वल टू, यानी RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इज मतलब डैश 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 आगे तक बढ़ता जाएगा। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 अपॉन, यानी बट्टा में 1 बट्टा RS बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 डैश 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 डैश। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? पहले ये समझिए, विद्युत चुंबकीय मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हम किसे कहते हैं? विद्युत मोटर क्या काम करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी एक जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है उसे वो बदलती है मशीनरी एनर्जी में। ठीक है, विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। उम्मीद करते हुए क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए, इस ये चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा अर्थ ये है। विद्युत का अर्थ होता है विद्युत, चुंबक का अर्थ होता है चुंबक, प्रेरण का अर्थ होता है घुमाना। ठीक है, अब समझिएगा, किसी कुंडली को, अब एक कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली को आपने रख दिया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, इसके चारों ओर है चुंबकीय क्षेत्र। ये कुंडली है कुछ इस प्रकार से, ये कुंडली है। ठीक है, आपने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखोगे, ठीक है, कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया और एक बल लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? बल। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे, मतलब कुछ इस प्रकार से घूमने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी, और ये करेगी विद्युत धारा प्रवाहित। इसके अंदर क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाहन होने लग जाएगा। ठीक है, फिर समझिएगा, ये एक कुंडली है, कुछ इस तरह समझिए, ये एक कुंडली है। क्या है? कुंडली। ठीक है, अब ये है विद्युत ये कुंडली है, इसे रख दिया चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, और इसके अंदर लगा दिया हमने बल। क्या लगाया? बल। ठीक है, और ये अपने आप ही घूमने लग जाएगी और घूमते घूमते विद्युत धारा को प्रेरित करेगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर आपको हो गया होगा। चीज़ों को रटना नहीं है, समझना। आपके आए एग्जाम में विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो आपको जो मैंने बताया है उस तरह से ही लिखना है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक कुंडली को ले लेते हैं और इस पर क्या लगाते हैं? एक बल लगाते हैं। जैसे इस पर बल लगेगा कुंडली घूमने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी? कुंडली घूमने लग जाएगी और विद्युत धारा क्या करेगी? प्रेरित करेगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाह होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2।
यानी Ca का अर्थ होता है कैल्शियम, O का अर्थ होता है ऑक्सी, Cl2 का अर्थ होता है क्लोराइड। ये पूछा गया प्रश्न है कि विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका रासायनिक नाम भी क्या है। तो आप बोलोगे इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम, Ca से कैल्शियम। अब ये ऑक्सीजन तो नहीं है, ऑक्सी है ये, क्योंकि क्या है O है, तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग पानी को शुद्ध बनाने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। इसे हम खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से पढ़िए इसे NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका उपयोग किस में करते हैं? जैसा कि इसका नाम है खाने का सोडा, यानी खाने के सामग्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट ये क्या है? क्षार, दुर्बल क्षार है ये। तो सीधी सी बात है, अम्लता को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं? क्षार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और एक और है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, स्पेसिफिक ये नहीं है, स्पेसिफिक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे घर में अगर किसी को एसिडिटी बढ़ जाए, पेट में दर्द होना शुरू हो जाए ना, एसिडिटी बढ़ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? इनो ले आओ। और इनो क्या है? क्षार है। और हमने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था जिसमें अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया है उसको क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, जिससे हमारे पेट की अम्लता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। देखिए जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए स्पेसिफिक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस, यानी Mg ब्रैकेट OH ब्रैकेट और नीचे लगा देंगे 2, MgOH का होल ट्वाइस के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग फिर से देख लीजिए। बेकिंग सोडे का उपयोग खाने की सामग्री में किया जाता है। इसके 3 नाम हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, खाने में इसका उपयोग किया जाता है, खाने की सामग्रियों में इसका उपयोग किया जाता है और दुर्बल क्षार यानी पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करोगे? आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धावन सोडा, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। Na2CO3, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 0.10H2O। क्या है? Na2CO3 0.10H2O। गुरु बाद में बात करेंगे, चलो। Na2CO3 0.10H2O, ये है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। Na2CO3 0.10H2O, यह है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और धोने का सोडा है तो आप कह सकते हो कि घरों की साफ सफाई हो गई और इसमें उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है POP, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसका उपयोग, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 1/2 यानी 1/2 H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है, यानी प्लास्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी हार्ट की हड्डियाँ टूट जाए तो इसमें इसको जोड़ने में डॉक्टर एक वाइट सा कुछ रहता है, ठीक है, देखा होगा आपने, कुछ इस प्रकार से ऐसे बांध देता है, फिर ऐसा करके, ठीक है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। ठीक है, CuSO4 1/2 H2O। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए, इसको रटना नहीं है, इसमें जोड़ दीजिए 2 अणु जल के। इसमें है आधा अणु जल का CuSO4 1/2 H2O,
ठीक है, किस में है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में है। अगर आप इसमें 1.5 अणु और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका सूत्र होता है CuSO4.2H2O। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल तथा क्षार में अंतर। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। अब क्षार क्या होते हैं? क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अब क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है, और क्षार होते हैं लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। ये 3 उदाहरण हमने देख लिए। अम्ल का ये देखिए, अम्ल के उदाहरण देखिए, यानी 3 डिफरेंसेस हमने देख लिए, 3 अंतर हमने देख लिए। अब अम्ल का उदाहरण देखिए HCl, और क्षार का उदाहरण बेकिंग सोडा हो गया और हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसे हम कायिक जनन के नाम से भी जानते हैं, यानी वह जनन जो जड़ तना पत्ती के द्वारा होता है। जड़ तना पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होना ही कायिक जनन कहलाता है। उदाहरण गुलाब, आलू, चंपा, गन्ना इत्यादि। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दंतशय किसे कहते हैं? जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए तो क्या हो जाता है? दंत का यानी दांत का गिरना प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ना कीड़े लग गए दांतों में, दंत क्षय हो रहा है, यानी दांत खराब हो रहे हैं, ठीक है। इसे हम रोकने के लिए क्या करेंगे? दंत मंजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है। जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। और इसे हम रोकने के लिए दंत मंजन यानी क्षार का उपयोग करते हैं, जो है दंत मंजन का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए तन्यता, धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बनाना। धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बनाने की क्रिया क्या कहलाएगी? तन्यता कहलाएगी। और सबसे तन्य धातु है सोना, जिसे हम ओरम AU के नाम से भी जानते हैं। ओरम यानी इसका प्रतीक है ओरम, गोल्ड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आघात वर्धीयता किसे कहते हैं? धातुओं को पीटकर उनके पतले चादर बनाने की क्रिया आघात वर्धीयता कहलाती है। जैसे लोहार होता है ना, लोहार वो लोहे को पीटता है और क्या कर देता है? चादर के रूप में फैला देता है, ये कहलाते हैं आघात वर्धीयता। आघात यानी चोट पहुंचाना, ठीक है। यानी धातुओं को पीटकर उनके पतली चादर के रूप में फैलाने की क्रिया आघात वर्धीयता कहलाती है। सबसे आघात वर्धीय धातु है लोहा, लोहार से याद रख सकते हैं आप लोहा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु और अधातु में अंतर। धातु वे होती हैं जो कठोर होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। ये हो गई धातु। इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। पहला अंतर देखिए, धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। अब ये इसमें अधातु में क्या होता है? अधातुएं कठोर नहीं होती यानी मुलायम होती हैं। नेक्स्ट अंतर, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब देख लीजिए अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट अंतर, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट 4th, ठीक है। देखिए धातु में आघात वर्धीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा ओरम, जिसे हम कहते हैं सोना। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इसका मतलब है आघात वर्धीय धातु, ठीक है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्रिया आघात वर्धीयता कहलाती है। और सबसे आघात वर्धीय धातु है हमारे पास लोहा, ठीक है। यानी आघात धातु में आघात वर्धीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, और अधातु में आघात वर्धीयता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 चीज़ें
आपको लिखनी है एग्जाम में आए तो। 4 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर आपको पूछा जाए ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप बताओगे पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। यह आवर्त सारणी में 80 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, जिसे हम Br कहते हैं। ठीक है, Br प्रतीक है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीवीसी का फुल फॉर्म। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सीएफसी का फुल फॉर्म, आपके एग्जाम में सीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखते हैं एचआईवी का फुल फॉर्म। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी धातु का नाम बताइए जो काफ़ी मुलायम होती है। काफ़ी मुलायम धातु है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, और सोडियम एक ऐसी धातु है जो वायु की उपस्थिति में तुरंत ही आग को पकड़ लेती है। सोडियम धातु वायु की उपस्थिति में तुरंत ही आग पकड़ लेती है। और जो पोटेशियम सोडियम धातु है आग पकड़ लेती है। इस कारण हम इसे आग से बचाने के लिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के अपरूप। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब देखिए जो हीरा होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है और सबसे कठोर धातु है हीरा। और ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया है सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। परंतु इसमें भी 2 धातुएं हैं जो अपवाद में हैं, जिनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं निम्न। धातु तो है पर इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। वो धातु है सीजियम और गैलियम। Cs और Ga इनका प्रतीक है। कौन कौन सी धातु हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च न होकर निम्न होता है, सीजियम और गैलियम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संक्षारण या जंग की अभिक्रिया, जंग लगना हम किसे कहते हैं। लोहा काफी टाइम तक लोहा जो है, ठीक है, वो वायु यानी ऑक्सीजन, जल के संपर्क में आता है और आने पर वायु तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम संक्षारण कहते हैं या जंग लगना भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसका एक उदाहरण और है, चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना। जैसे हमारी मम्मा जो है वो पहनती है पायल, और कभी कभी मम्मा को बोलते हैं, आपने सुना होगा कि पायल मेरी काली हो गई है इसलिए मुझे सोनार के पास जाना है, यानी उस पर क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाती है, यानी काले रंग की परत चढ़ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए शुद्ध सोना, यानी हम बोलते हैं ना शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना कभी नहीं होता, शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट। कितना होता है, 22 कैरेट। 22 कैरेट सोना ही शुद्ध होता है। और 24 कैरेट तो हम बोल देते हैं क्योंकि उसमें चांदी और कॉपर 2% पाया जाता है। देखिए
मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का चित्र आप याद कर लीजिएगा, आपका परीक्षा में पूछा जाता है। आपको इसका चित्र बनाना सीखना होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। और पाचन तंत्र का चित्र और श्वसन तंत्र का चित्र भी बनाइएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्व परागण और पर परागण किसे कहते हैं। स्व यानी खुद का। पुष्प की संरचना में अगर समझिए, पुष्प की संरचना में पुकेसर यानी नरजन्नांग और स्त्री केसर यानी मादा जन्नांग दोनों उपस्थित हैं। तो क्या होगा, नर के पराग कोश में क्या है, परागकण है। परागकण यानी बाजरा देखा है हमने, बाजरे को हम कुछ इस प्रकार से ऐसे करें ना, थोड़ा सा भी हिलाए तो उस पर सफेद सफेद सा कुछ निकलता है, वो है परागकण। ठीक है, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के यानी मादा जन्नांग भी है, स्त्री केसर भी है और पुकेसर भी है, यहाँ से परागकण निकला और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए, स्व परागण कहलाता है। अब देखिए, ये अलग पुष्प है, ये अलग पुष्प है, यहाँ से निकला पुकेसर का परागकण यानी परागकोश से निकला परागकण। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे, पर परागण कहलाता है। पर का अर्थ होता है दूसरा। देखिए, पुनरुद्भवन की क्षमता कौन से जीव में पाई जाती है, प्लैनेरा में। ठीक है, हाइड्रा में पाई जाती है मुकुलन, अमीबा में पाई जाती है द्विखंड। ठीक है, और प्लाज्मोडियम में पाया जाता है बहुविखंड। ये परीक्षा में पूछा जाता है। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प जिसमें क्या हो, स्त्री केसर और पुकेसर में से एक ही लिंग उपस्थित हो, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। द्विलिंगी पुष्प यानी वह पुष्प जिसमें स्त्री केसर और पुकेसर दोनों उपस्थित हो, द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो प्रश्न हमने पढ़े हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।